एक जो नॉर्मल मजदूर होता है उसको सुबह उठते यही टेंशन लगी रहती है कि यार आज मुझे काम करना है और अपने परिवार का पेट पालना है, जिसे कहते हैं कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी का बंदा वो होता है जो कहीं पर काम करता है, नौकरी के महीने भर के लिए कहीं पर काम करता है और उसको जो महीने में 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं सैलरी, वह उसको पूरे महीने तक उसका हिसाब किताब लगा के चलता है कि कैसा कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है। इसके अलावा एक कैटेगरी वो होती है जो बिजनेसमैन कैटेगरी होती है, वह एक दिन के लिए नहीं सोचते, ना ही एक महीने के लिए सोचते हैं। वह सोचते हैं कि अगले 3 महीने में 6 महीने के अंदर मुझे किस हिसाब से काम करना है जिससे मेरी दुकान का ग्रोथ हो और मैं अपने परिवार को कैसे अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकूं। मगर आप जब उनसे भी बड़े लेवल पे चले जाते हैं, जैसे अगर आप टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, जो फेसबुक वाले हैं या जो आईफोन वाले हैं, अगर उनके ऊपर चले जाएंगे तो वह लोग 1-2 महीने की नहीं सोचते, वह लोग सोचते हैं 6 महीने बाद में क्या होगा, 1 साल बाद में क्या होगा, 2 साल बाद में क्या होगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी जो कल्पना शक्ति है या उनके जो प्लान है वह बढ़ते जाते हैं। मगर जब हम किसी राजा की बात करते हैं या किसी देश की बात करते हैं तो जो प्लानिंग की जाती है वह फिर 1-2 महीने 1-2 साल की प्लानिंग नहीं की जाती। वहाँ पर जो प्लानिंग होती है वह 5 से 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग की जाती है। जैसा कि आपको थोड़े दिनों पहले पता होगा कि मालदीव जो विवाद हुआ भारत के साथ, कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वह लक्षद्वीप पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ फोटो सेशन वगैरह करवाया था, तो जिससे मालदीव ने अपने कॉम्पिटिटर समझ के उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा कि उन जो 3 बंदे थे जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी उनको सस्पेंड कर दिया गया और जो मालदीव की जो विपक्ष है वह पूरी भारत के साथ है, ठीक है। और उन्होंने भी काफ़ी उसका विरोध किया, सरकार का भी, यहाँ तक कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनको इस्तीफे की मांग भी कर डाली। अब यह नॉर्मल प्रथम दृष्टया ये लगता है कि यार किसी ने पर्सनल अपने द्वेष के कारण कुछ कर दिया होगा और यह थोड़े दिनों बाद में मालदीव से वहाँ पर माफ़ी आ जाएगा कि साहब हमसे गलती हो गई और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मगर अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, मालदीव के जो राष्ट्रपति है वह चाइना गए हैं और चाइना में जाके उन्होंने जो बयान दिया है वह थोड़ा अलग बयान इसलिए है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कहा है कि भारत जो मालदीव को प्रभावित कर रहा है वह मैं नहीं होने दूंगा। इस हिसाब से उन्होंने कुछ बयान दिया, तो चाइना ने भी मौके पे चौका मारते हुए कहा है कि हाँ, हम मालदीव के अंदर भारत का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। और मालदीव के अंदर गो इंडिया बैक के भी कुछ वो चल रहा है, अभियान वगैरह चालू हो गया। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर मालदीव बैंड या क्या बोलते हैं, मालदीव में मत जाओ और मालदीव को कैंसिल करो, मालदीव की ट्रिप कैंसिल करो, और इस टाइप के काफ़ी सारे चल रहे हैं। बुक माई ट्रिप में तो स्पेशली कह दिया कि हम मालदीव के लिए कोई ट्रिप का आयोजन करेंगे ही नहीं। अब ये तो हो गई एक अलग चीज़, मगर आप देखिए जहाँ पर देशों की बात आती है तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि जो देश के प्रोग्राम होते हैं, जो देश के जो उनके वो जो सोचते हैं, ये जो उनके जो आइडियाज़ होते हैं या उनके जो काम होते हैं वह 5-10 साल 20 साल आगे के बारे में होता है। जैसे आपको पता होगा कि चाइना इस समय इकोनॉमिक तरीके से दुनिया के पावरफुल देशों में से एक है। और आपको ये भी बता दूं कि भारत के जो मित्र देश हैं वह इस दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं जो सच्चे मित्र हैं, वह एक इजराइल और एक है रशिया, ठीक है। तो चाइना ने अपने आप को ज़्यादा ताकतवर करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि जहाँ से चाइना का पश्चिम देशों के साथ में व्यापार हो सकता है, या पश्चिम देशों से जहाँ पर चाइना का फ्यूल आता है, जहाँ से चाइना की एनर्जी आती है, वहाँ से जो रास्ता है वहाँ पर चाइना ने जितने भी देश पड़ते हैं, छोटे मोटे देश हैं वो जो जैसे श्रीलंका हो गया, आपके बांग्लादेश हो गया, और भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पर इन्होंने कम रेटों पर इनको ब्याज दिया है, ब्याज पे पैसे दिए, और उसके वहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस के चलते वहाँ पर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट चालू कर दिए चाइना के अंदर। अब चूंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत को 3 तरफ से समुद्र ने घेर रखा है, तो यह भारत को बहुत स्पेशल जगह बना देती है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति उसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट किया है कि साहब वह लक्षद्वीप के अंदर एयरपोर्ट बनाएगी। अब उसमें जो मेन चीज़ है जो एयरपोर्ट बनाएगी, इसके 2 बात बताई उन्होंने कि यहाँ पर नॉर्मल एयरपोर्ट भी बनेगा
ठीक है। और जो मिलिट्री बेस्ड एयरपोर्ट होता है जहाँ पर मिलिट्री की जो प्लेन्स वगैरह उतर सकते हैं वो भी बनेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा कि लक्षद्वीप के अंदर पहले से भी एयरपोर्ट है। अब जो ये एयरपोर्ट भारत ने अनाउंस किया कि हम बनाएंगे वह उस एयरपोर्ट से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब पहले से एयरपोर्ट है और अब वो 300 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। तो अगर आप भूगोल की स्थिति देखोगे, मैप में देखोगे, तो आप यह पाओगे कि भारत से मालदीव लक्षद्वीप लगभग 300 किलोमीटर है। ठीक है। और लक्षद्वीप से जहाँ पर नया एयरपोर्ट बनना है वह भी 300 किलोमीटर दूर है। तो यह एक ट्रायंगल बनाता है भारत के लिए। अब मज़ेदार बात यह है कि चाइना के जो शिप जाते हैं वह उसी रास्ते से जाते हैं। तो फ्यूचर में अगर चाइना भारत के साथ कोई भी पंगा करता है या कोई भी बकवास करता है और अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक कोई लड़ाई होती है तो चाइना के पास में जितना भी रसद जाता है या जितनी भी एनर्जी जाती है, जितना भी फ्यूल जाता है, वह उसी रास्ते से जाएगा। तो भारत उसको दो जगह से रोक सकता है चाइना को, लक्षद्वीप से और जहाँ पर नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत ने वहाँ पर नया बनाने की, जो एयरपोर्ट बनाने की वह सोचिए। देखिए दोस्तों, हर प्रधानमंत्री का काम होता है अपने देश के लिए अच्छा काम करना। कई लोग ये कहते हैं कि 1947 के बाद में भारत के अंदर कुछ काम नहीं हुआ। यह पूरी तरह से कहना गलत है, क्योंकि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आए वह किसी भी पार्टी के रहे हो, मगर वह देश के लिए हर कोई काम करता है। ये अलग बात है कि किसी प्रधानमंत्री की जो वरीयता होती है किसी काम के लिए होती है, किसी काम के लिए होती है। हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किए, कम या ज़्यादा ये अलग बात है, यह विषय है चर्चा करने का। मगर जब से नरेंद्र मोदी जी आए भारत के अंदर, तब से नरेंद्र मोदी जी के जो इंटेंशन है वह बिल्कुल साफ साफ है। पहला इंटेंशन, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना ताकत के हिसाब से। इसलिए आपने देखा होगा कि इस समय भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। दूसरा, भारत को इकोनॉमिक में बहुत बड़ा पावर बनाना, जो कि हम देख रहे हैं कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है, तीसरी हो जाएगी या दूसरी हो जाएगी थोड़ी दिनों बाद में। ठीक है। तीसरा, भारत को उसकी सांस्कृतिक विरासत वापस लौटाना। देखिए, विकास एक तरफा नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ भौतिकता के पीछे ही भागोगे तो वह विकास कहीं ना कहीं जाके आपको काटेगा। अगर आप अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलेंगे तो ही वह विकास आपके काम आएगा। ठीक है। तो भारत के अंदर चहुंओर विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए तो हर चीज़ के अंदर, जैसे काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना, उज्जैन का कॉरिडोर बना, भव्य राम मंदिर बन रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई, अभी नए नए ब्रिज बन रहे हैं, इतनी सड़कें बन रही है, इतना हाईवे बन रहा है। तो भारत का विकास चारों तरफ से होता है। तो यह एक व्यक्ति की एक सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए या वह अपने देश को क्या बनाना चाहता है। तो दोस्तों, कम से कम नरेंद्र मोदी जी भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं। भले उनके बारे में लोग कुछ भी कहें, वह इसके एंटी हैं, उसके एंटी है, किसी के बाप की नहीं सुनते, वो तानाशाह है, कुछ भी हो, उनकी सरकार में भारत ने तरक्की की है। और आगे वाले फ्यूचर में आपको 2-4 साल में पता चलेगा कि भारत और तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।